हाय फ्रेंड्स, चलो सो नया चैप्टर स्टार्ट करना है। अभी अगले दो चैप्टर ये होल्डिंग और आगे कैश फ्लो है, ये थोड़े ज़्यादा टेक्निकल चैप्टर्स है। अभी होल्डिंग कंपनी ये शायद अपने बीकॉम में किया रहेगा, करेक्ट ना। होल्डिंग एंड सब्सिडी जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स एज पर कंपनी एक्ट। तो पहले देखते हैं कि कंसोलिडेशन होता क्या है, जहाँ पे एक कंपनी दूसरे कंपनी में 51% या उससे ज़्यादा स्टेक एक्वायर करती है या खरीदारी करती है शेयर्स की, तो उसको बोलते हैं होल्डिंग एंड सब्सिडरी। अब इसके बहुत सारे एडवांटेज है। पहला एडवांटेज अगर देखेंगे तो मार्केट में कंपटीशन कम हो जाता है, सबसे बड़ा एडवांटेज है। मतलब ये होल्डिंग सब्सिडरी जो लोग एक साथ आते हैं वो स्ट्रैटेजी के लिए आते हैं ताकि खुद को ज़्यादा पावरफुल बनाए। मतलब 50 लोगों के साथ कॉम्पीट करने से अच्छा है कि 10 लोग एक साथ आके बाकी लोगों के साथ कॉम्पीट करो, क्योंकि आज का इकोनॉमी ऐसा हो रहा है कि इंडिविजुअली केयर मतलब मोनोपोली सिचुएशन अचीव करना काफ़ी कॉम्पिटिटिव, इतना आसान मतलब मुश्किल ही है ऑलमोस्ट। कुछ प्रोडक्ट में पॉसिबल है बट वो भी इतना आसान नहीं है। लाइक एप्पल, आई थिंक दे आर एबल टू मेंटेन देयर मोनोपोली इन मोबाइल फ़ोन, करेक्ट ना, कि वो बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। बट ये सभी कंपनीज के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो कंसोलिडेशन से आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्लस नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट्स दोनों मिलते हैं, करेक्ट ना। तो देखते हैं उसके बेनिफिट्स क्या है और उसका अकाउंटिंग। अभी अकाउंटिंग जो एक्चुअली ना इसका बहुत बड़ा बैलेंस शीट बनता है और इसके 7-8 वर्किंग नोट्स बनाने पड़ते हैं। अभी एमसीक्यू में किस प्रकार से आएगा, उसके छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स आएंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर भी मैं आपसे एक क्वेश्चन सॉल्व करके लूँगा फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, और उसमें से आपको छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स ही एग्जाम में आएंगे, वो आपको ध्यान में रखना है। तो कॉन्सेप्ट को तो पूरा समझना है बट बड़े क्वेश्चन एक 2-3 ही करेंगे अपन, ज़्यादा नहीं करेंगे। चलो, होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या है? एज पर सेक्शन 246 ऑफ कंपनीज एक्ट, होल्डिंग कंपनी रिलेशन टू वन वर्क मीन्स कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी। जो मैंने कहा था कि मेरे को होल्डिंग कब बोला जाएगा, अगर मैं किसी कंपनी का मतलब बाकी कंपनी के लिए मैं होल्डिंग हूँ, बाकी कंपनी मेरी सब्सिडरीज है, वही है ना। मीन्स कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर, दूसरे कंपनीज क्या है सब्सिडरी। कैसे बनते हैं? 51% या उससे ज़्यादा शेयर्स लेने के बाद। ना अभी सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन क्या है कि जिसको होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है। सिंपल, एज पर सेक्शन 287 ऑफ कंपनीज एक्ट, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। दोनों सेक्शन लर्न करना। होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन सेक्शन 246 ऑफ कंपनीज एक्ट, सब्सिडरी का डेफिनेशन सेक्शन 287 ऑफ कंपनीज एक्ट। सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी कंपनी मीन्स कंपनी विच इज द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब होल्डिंग कंपनी का जो है उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसमें है, या मोर देन 50%, जो मैंने कहा था कि एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज। मतलब क्या है? मतलब अगर आपकी कंपनी में किसी और कंपनी का 50% से ज़्यादा, क्या बोला है, मोर देन हाफ बोला है, मतलब मोर देन हाफ बनता है, इसलिए मैंने 15 बोला था। सो 15% उससे ज़्यादा अगर किसी कंपनी का आपके कंपनी में शेयर कैपिटल इन्वेस्टेड है तो आपको बोला जाएगा सब्सिडरी, उस कंपनी को बोला जाएगा होल्डिंग। तो दो तरह के कंट्रोल है, ये मैनेजरियल कंट्रोल है और ये मॉनेटरी कंट्रोल है। व्हाट इज मैनेजरियल कंट्रोल? कि जहाँ पे आपका पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन होल्डिंग कंपनी का है। प्रोवाइड दैट such class or classes of holding companies as may prescribed shall not have layers of subsidiary beyond such number as may be prescribed। मतलब क्या है? जैसे A लिमिटेड होल्डिंग है, B सब्सिडरी है, B इज अगेन होल्डिंग ऑफ C, B इज अगेन होल्डिंग ऑफ C, मतलब A C का भी होल्डिंग है। समझ में आया कि नहीं? A का होल्डिंग, A इज होल्डिंग ऑफ B, B इज होल्डिंग ऑफ C। सो नेचुरली सी का होल्डिंग कौन हो गया? ए हो गया इनडायरेक्टली। तो दस द लिमिट कि आप कितने सब्सिडरीज एंड सब सब्सिडरीज बना सकते हैं, ये यहाँ पे दिया है, उसको बोलते हैं सब सब्सिडरीज। अपन आगे पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ कंट्रोल रिफर टू इन सब क्लॉज 1 और 2 इज ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ होल्डिंग कंपनी। इन सिंपल वर्ड्स यहाँ पे बोला क्या है, ये अपने जो क्लॉज 1 और 2 बने, दिस इज द वे यू कैन बिकम सब्सिडरी कंपनी ऑफ होल्डिंग कंपनी। बस वही दिया है कि दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल कर दी, करेक्ट ना,
तो एक कंपनी को बोला जाएगा सब्सिडरी, एंड जिसके पास ये मैनेजरियल कंट्रोल है, जिसके पास ये मॉनेटरी कंट्रोल है, उसको बोला जाएगा होल्डिंग। ठीक है, ये बाकी नहीं पढ़ा तो चलेगा। कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, आपको पता ही है, एंड बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी इंकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब ये सब्सिडरी फॉरेन सब्सिडरी हो सकती है, या जो होल्डिंग कंपनी है फॉरेन कंपनी भी हो सकती है, वैसा भी पॉसिबल है। 10 एन इंडियन कंपनी इन विच मोर देन 50% ऑफ शेयर हेल्ड बाय फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट विल बी अ सब्सिडरी। वही है ना, इंडियन कंपनी है जिसमें किसी फॉरेन कंपनी का मोर देन 50% शेयर्स अगर है तो उसको सब्सिडी बोला जाएगा। Similarly, an Indian body corporate can be holding company even if the body corporate is not registered as a company under Companies Act। मतलब क्या है, मतलब इंडिया में कोई कंपनी है जो बॉडी कॉर्पोरेट है जिसका कंपनी में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उसको भी सब्सिडरी माना जाएगा, और उसको भी होल्डिंग कंपनी वो बन सकती है अगर वो 50% से ज़्यादा इन्वेस्ट करती है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंट्रोल है। मतलब ये बोलना क्या चाहती है कि खाली जो कंपनी एक्ट में कंपनी रजिस्टर है वो तो होल्डिंग कंपनी बन सकती है, बाकी कंपनी भी होल्डिंग बन सकती है जो इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट है, जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर नहीं है। एन इंडियन कंपनी कैन बी होल्डिंग सब्सिडी ऑफ फॉरेन कंपनी इवन इफ इट इज नॉट रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। वही दिया है, तो इंडियन कंपनी का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी हुआ है, मतलब वो बॉडी कॉर्पोरेट है बट अंडर कंपनीज एक्ट इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है, तो इट कैन बी अ होल्डिंग और इट कैन बी सब्सिडरी ऑफ एनी फॉरेन कंपनी। तो ये थोड़ा अच्छे से लर्न करना इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। चलो, holding company can and does hold shares of subsidiary, but subsidiary can't hold shares in holding company. Share allotment made to subsidiary is void। क्या बोला देखो, holding company can and does hold shares of subsidiary, but subsidiary can't hold in holding company। हाँ, मतलब उल्टा नहीं हो सकता है, होल्डिंग के शेयर से सब्सिडरी बनेंगे, सब्सिडरी के शेयर्स इवन एज ए इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी में अलाउड नहीं है, अगर है तो फिर वो वॉइड अलॉटमेंट वॉइड माना जाएगा। द रिस्ट्रिक्शन अप्लाई इवन इफ शेयर्स आर हेल्ड बाय नॉमिनी ऑफ द सब्सिडरी कंपनी एंड नॉट बाय, मतलब सब्सिडरी में कोई नॉमिनी है, उन्होंने भी अगर होल्डिंग कंपनी में शेयर्स लिए है तो वो वॉइड माना जाएगा। तो ये एग्जाम में एमसीक्यू में आएगा कि कौन से दो केसेस में ये वॉइड माना जाएगा। पहला, सब्सिडरी कंपनी ने इन्वेस्ट कहाँ पे किया है, होल्डिंग कंपनी में, या सब्सिडरी का कोई नॉमिनी है, उन्होंने भी अगर होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो ये वॉइड माना जाएगा। अच्छा, ये टाइप्स ऑफ कंपनीज में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने कंपनी लॉ में ये सब पढ़ा है। तो नॉमिनी क्या होता है ये ऑलरेडी आपने कंपनी लॉ में पढ़ा है, इसलिए आई एम एक्सप्लेनिंग प्योरली फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी कंपनी लॉ में पढ़ा है एंड यू नो ऑल दिस टर्म्स, इसलिए मैं इसका डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मैं प्योरली अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपको पढ़ा रहा हूँ। सो लॉ के जितने भी टर्म्स है आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, बट कुछ केसेस में क्या बोला है, सब्सिडरी कंपनी कैन बी मेंबर ऑफ इज होल्डिंग कंपनी when subsidiary is a legal representative of Dickey's member of holding company, when subsidiary is a concern in shares as a trustee। मतलब क्या है, क्या बोले देखो, इन सर्टन केसेस सब्सिडरी कैन बी मेंबर ऑफ हिज होल्डिंग कंपनी। कौन से केस में, व्हेन सब्सिडरी इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिकीज मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी को की मेंबर है एंड उसका शेयर होल्डिंग उसकी डेथ के बाद उसके सब्सिडी को ट्रांसफ़र किया है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफ़र किया, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव सब्सिडरी है, तो फिर वो बन सकती है मेंबर। इन दैट केस सब्सिडरी कैन हैव शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी, डायरेक्टली नहीं, मतलब होल्डिंग कंपनी का जो मेंबर था उसकी डेथ हो गई एंड उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव सब्सिडरी है, तो बिकॉज ऑफ दैट ऑपरेशन ऑफ लॉ उस बेचारे की डेथ हो गई, इसलिए वो शेयर्स उनके पास गए, तो इनडायरेक्टली फिर सब्सिडरी का होल्डिंग में स्टेक मतलब शेयर्स बनी रहे, तो इस केस में चलेगा। एंड व्हेन सब्सिडरी इज कंसर्न इन द शेयर्स एज ए ट्रस्टी, यस, अगर सब्सिडरी कंपनी ट्रस्टी है तो इन दैट केस वो चलेगा। अच्छा, ट्रस्टी कंपनी आपने पढ़ा रहेगा ना, होल्डिंग सब्सिडी में क्या होता है, होल्डिंग कंपनी को शेयर्स एक्वायर करने पड़ते हैं टू बिकम सब्सिडी। ट्रस्टी कंपनी मतलब जो कंपनी के एसेट्स मैनेज करती है, आप ऐसे इमेजिन करो, आई होप आपने पढ़ा रहेगा ट्रस्टी कंपनी क्या होते हैं। सो जो एज ए एजेंट काम करती है, उन्होंने डायरेक्ट कंपनी के शेयर्स नहीं लिए
बट दे आर एक्टिंग एज एजेंट फॉर मैनेजिंग द एसेट्स ऑफ द कंपनी, तो उसको हम बोल सकते हैं ट्रस्टी कंपनी, करेक्ट ना। मतलब ये एज अ गारंटर भी काम करते हैं। एज अ ट्रस्ट का मतलब क्या, भरोसा, तो दे एक्ट एज अ गारंटर ऑल्सो फॉर अदर पीपल। इन्वेस्टमेंट हेल्ड बिफोर कंपनी बिकम सब्सिडी कैन कंटिन्यू, बट इन दैट केस सब्सिडी हैज नो वोटिंग राइट्स। हाँ, मतलब होल्डिंग सब्सिडी के पहले ही मैंने शेयर्स लेकर रखे थे, बाद में होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन हुआ तो वैसे चलेगा, लेकिन फिर आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे, आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। तो ये ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या बोला है पॉइंट भी एक बार अपन रिपीट करते हैं कि सब्सिडी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर्स खरीदारी नहीं कर सकती, वो वाइड माना जाएगा। ये पहला पॉइंट में दिया है, करेक्ट ना। अच्छा, अगर ये नॉमिनी भी है, मतलब सब्सिडी को कोई नॉमिनी कंपनी है एंड उन्होंने भी अगर होल्डिंग में इन्वेस्ट किया तो नहीं चलता है। लेकिन 3 एक्सेप्शनल केसेस में सब्सिडी का इन्वेस्टमेंट होल्डिंग में रहेगा तो चलेगा। पहला कौन सा, ये जो सब्सिडी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी का कोई मेंबर है जिसकी डेथ हो गई है, उसके वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, बिकॉज ऑफ दैट लॉ, ऑपरेशन लॉ उनको मिला है। दूसरा, दे आर एक्टिंग एज अ ट्रस्टी, है ना, ट्रस्टी मतलब एजेंट, लोग दे आर गिविंग सम काइंड ऑफ गारंटी एज अ गारंटर दैट एक्टिंग, राइट ना, इन दैट केस वो हो सकता है। एंड तीसरा, अगर ये कंसोलिडेशन होने से पहले, मतलब होल्डिंग सब्सिडी होने से पहले ही मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था एंड बाद में ये कंसोलिडेशन हुआ है, तो इन दैट केस आई कैन बिकम शेयर होल्डर इन होल्डिंग कंपनी, बट आई कैन नॉट एंजॉय वोटिंग राइट आफ्टर दैट कंसोलिडेशन। तो ये 5 में से कोई ना कोई MCQ एग्जाम में आएगा। पहले 2 केसेस में दिया है कि आप नहीं बन सकते, एंड आखिर के 3 केसेस में दिया कि इन दैट केस सब्सिडरी कैन हैव शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। सो ये लिखो यहाँ पे IMP, ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से दोनों में से कुछ ना कुछ एग्जाम में कंफर्म आएगा। ना एसोसिएट कंपनी, अभी ये जो एसोसिएट कंपनी है ना, इसका इनकम टैक्स में मीनिंग अलग है, ठीक है। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अदर कंपनी मीन्स कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। हाँ, मतलब एसोसिएट कंपनी कब माना जाएगा, जब एक कंपनी का दूसरे के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, बट विच इज नॉट ए सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड अ जॉइंट वेंचर। मतलब होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन नहीं है बट इन्फ्लुएंस है। जैसे जॉइंट वेंचर रहेगा, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम साथ में आए हैं, सो दैट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस इज कंसिडर। द पर्पज ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हैज बीन क्लैरिफाइड इन द एक्सप्लेनेशन एज अ कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 25% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल, करेक्ट। तो एसोसिएट कंपनी मानने के लिए इन्फ्लुएंस होना जरूरी है। इन्फ्लुएंस कब होगा, एक कंपनी के बाद दूसरी कंपनी के 25% होंगे या उससे ज़्यादा होंगे तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाएगा, एंड मतलब भी वो एसोसिएट कंपनी माना जाएगा। और अब द बिजनेस डिसीजन मतलब क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास है। और बिजनेस डिसीजन लेने की पावर उनके पास है, तो उसको बोला जाएगा एसोसिएट कंपनी। इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर इट इज ऑलवेज बाय वे ऑफ एग्रीमेंट, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस यूज बट नॉट डिसीजन, ठीक है, कुछ काम का नहीं है, ये कट कर दो। द होल्ली ओन सब्सिडरी का मतलब क्या है, जैसे BMW इंडिया, जो BMW जनरल कंपनी, उनका 100% इन्वेस्टमेंट है, उनको किसी के पैसे की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल, तो उसको बोलते हैं होल्ली ओन सब्सिडरी, जहाँ पे 51 नहीं, पूरा इन्वेस्टमेंट ही होल्डिंग का है। एंड पार्टली मतलब मोर देन 50%, जो आपको पता ही है। सो 51% है, 60% है, 65% है, तो उसको बोलेंगे पार्टली ओन सब्सिडरी, एंड 100% है तो होल्ली ओन सब्सिडरी। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आगे न्यूमेरिकल से लगने वाला है। जिन लोगों ने होल्डिंग किया है ग्रेजुएशन, उनको पता है। नाउ व्हाट डू मैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर, होल्डिंग कंपनी के सब्सिडरी के 75% शेयर्स एक्वायर्ड किए, तो बचे हुए जो 25% शेयर्स है उसको बोलते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर, सब्सिडरी के बचे हुए शेयर होल्डर्स, है ना। मतलब जो रिमेनिंग है वो होल्डिंग कंपनी ने कितने एक्वायर्ड किए, 75। देखो, अ शेयर होल्डर इज होल्डिंग shares of nominal value of rupees 20,000 in such other sum as may be prescribed, उसको बोलते हैं small shareholder। and minority means equity shareholder of an arm who does not have voting control of arm but by virtue of his or her below 50% ownership of the arm's equity capital।
मतलब जिनके पास लेस देन 50% शेयर्स है तो उसको बोलते हैं, तो जो दूसरी कंपनी है उसको बोलेंगे माइनॉरिटी शेयर होल्डर। होल्डिंग ने 60% शेयर्स एक्वायर्ड किए सब्सिडरी के, तो सब्सिडरी के पास कितने बचे खुद के? यहाँ 40%, लेस देन 50 है तो उसको बोलेंगे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट है लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर अ होल्डिंग कंपनी। सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट, सेक्शन लर्न करो, स्टिपुलेट दैट द बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी हैज टू बी अकाउंटेड बाय बिलो मेंशन डॉक्यूमेंट्स ऑफ रिलेटिंग टू ईच ऑफ द सब्सिडरीज। पहला, कॉपी ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, कॉपी ऑफ P&L अकाउंट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, कॉपी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, अ स्टेटमेंट शोइंग फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। पहला, हाँ मतलब यहाँ पे दिया क्या है, कंसोलिडेशन का मतलब क्या है? जब मैं होल्डिंग कंपनी का बैलेंस शीट बनाऊंगा उसमें सब्सिडरी का बैलेंस शीट भी मर्ज हो जाएगा, दोनों बैलेंस शीट कंबाइन हो जाएंगे। तो ये जब कंबाइन अपन रिकॉर्ड करेंगे तो क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है? तो सब्सिडरी का बैलेंस शीट, सब्सिडरी का P&L, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट, करेक्ट ना? स्टेटमेंट कंटेन फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। पहला, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी इंटरेस्ट इन द सब्सिडरी एट द एंड ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब क्या है कि कितना % स्टेक है, क्या बोला है? द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी का कितना इंटरेस्ट है वो दिखाना जरूरी है, 60%, 70%। द नेट एग्रीगेट प्रॉफिट ऑफ द प्रॉफिट लॉस इन द सब्सिडरी सो फॉर एज कंसर्न द मेंबर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड नॉट डील विद द होल्डिंग कंपनी अकाउंट। मतलब क्या है? नेट एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लॉस इन सब्सिडरी सो फॉर एज इट कंसर्न द मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी। हाँ मतलब जो होल्डिंग कंपनी के मेंबर्स है एंड इज नॉट डील विद द होल्डिंग कंपनी अकाउंट, मतलब अकाउंटिंग के हिसाब से नहीं चाहिए उनको। क्या बोला है कि जो मेंबर्स है, करेक्ट ना? द नेट मतलब जो मेंबर्स है उनका सब्सिडरी कंपनी में जो फायदा हुआ है टोटल, उसमें उनका कितना शेयर है। देखो, द नेट एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लॉस इन द सब्सिडरी कंपनी सो फॉर एज इज कंसर्न द मेंबर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी के जो मेंबर्स है उनका सब्सिडरी में कितना प्रॉफिट लॉस है वो, एंड नॉट द टोटल होल्डिंग कंपनीज प्रॉफिट इन सब्सिडरी। क्योंकि सब्सिडरी को जो भी प्रॉफिट होगा उसमें लेट से होल्डिंग के पास 60% शेयर्स है तो 60% होल्डिंग को मिलेगा, तो वो नहीं चाहिए। होल्डिंग कंपनी के जो मेंबर्स है हाउ मच प्रॉफिट दे एंजॉय इन सब्सिडरी कंपनी, ये भी डिक्लेरेशन देना मतलब दिखाना जरूरी है। पॉइंट नंबर 6, ये द फाइनेंशियल ईयर ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी कौन, हाँ मतलब क्या होता है, फॉरेन कंपनी एंड इंडियन कंपनी, अभी वहाँ पे फाइनेंशियल अलग है, यहाँ पे अलग है, फिर वो मिसमैच होगा with each other. Then subsidiary company balance sheet and other documents specified above with respect to the same financial year should be attached. करेक्ट ना? तो देखो क्या बोला फिर, then another document specified above with respect to same financial year should be attached. हाँ मतलब वो मिसमैच भी हो रहा है तो भी वो अटैच करना क्या है, जरूरी है ना? स्पेसिफाइड अबव मतलब जो पढ़ा, with respect to the same financial year should be attached. हाँ सेम का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे अपना अप्रैल मार्च है, वहाँ पे लेट से 1 जुलाई से 30 जून है। फॉरेन कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी एंड इंडियन सब्सिडरी है, तो उनके वहाँ पे 1 जुलाई से 30 जून है, और यहाँ पे अप्रैल टू मार्च, यहाँ पे क्या है अप्रैल टू मार्च, मतलब 2 अलग अलग है। तो बताओ क्या क्या बोला है यहाँ पे, इफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कॉन्साइड विद ईच अदर, मतलब वो अलग अलग है क्योंकि वो एक फॉरेन है, ये है, विद अदर सब्सिडीज विद ईच अदर, देन सब्सिडी बैलेंस शीट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाइड अबव विद रिस्पेक्ट टू द सेम फाइनेंशियल ईयर। हाँ सेम मतलब जो सब्सिडी कंपनी है इंडिया में उसके भी होल्डिंग का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके हिसाब से देना क्या है, जरूरी है। मतलब यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा क्योंकि कंसोलिडेशन तो होल्डिंग के कंपनी होल्डिंग के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से होगा। तो अगर 1 जुलाई से 30 जून है तो सब्सिडरी का भी उसी साल का रिकॉर्ड क्रिएट करके आपको देना पड़ेगा, तो क्योंकि वो फॉरेन कंपनी में कंसोलिडेशन उसी हिसाब से होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 2 बनेंगे, मतलब एक अपना अप्रैल टू मार्च तो बनेगा सब्सिडरी का, बट फॉर कंसोलिडेशन पर्पज वो फॉरेन कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके हिसाब से स्टेटमेंट बना के देने पड़ेंगे, जो ऊपर लिखे वो, मतलब P&L बैलेंस शीट ऊपर जो भी लिखा है वो और एक बार बनाना पड़ेगा। एंड अगर कंसर्न नहीं हो रहा, मतलब दोनों इंडियन कंपनी है, दोनों का अप्रैल टू मार्च है, तो देन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड बी अटैच। पहला,
whether and to what extent there has been change in the holding company's interest in subsidiary company since the close of financial year of subsidiary company. मतलब लास्ट ईयर में कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट में चेंज हुआ है क्या. Details of any material change which have been occurred between the end of financial year of subsidiary company and end of financial year holding company in respect of. हाँ मतलब क्या दिया है, details of any material change which have occurred between the end of financial year of subsidiary company and end of financial year of holding company in respect of. Subsidiary's fixed asset is investment, money lent by it, money borrowed by it. If for any reason the board of directors of the holding company is unable to obtain information on profit, a report writing to that effect. मतलब अच्छा ये क्या बोला पहले बताओ. अगर फाइनेंशियल ईयर मिसमैच नहीं हो रहा है, मतलब अगर फाइनेंशियल ईयर मैच हो रहा है तो करेक्ट ना, तो सब्सिडियरी कंपनी एंड होल्डिंग कंपनी के जो एसेट्स है क्या लिखा देखो, जो चेंजेस हुए हैं बिटवीन द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब क्या लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू दिस फाइनेंशियल ईयर. फिर वो सब्सिडियरी का भी चाहिए और होल्डिंग का भी चाहिए कि लास्ट ईयर सब्सिडियरी यहाँ पे थी, इस साल यहाँ पे, लास्ट ईयर होल्डिंग यहाँ पे थी, इस साल यहाँ पे. तो होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी के दो बैलेंस शीट के बीच में जो चेंजेस हुए ऑन अकाउंट ऑफ फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, मनी लेंड बाय इट, मनी बोरोड बाय इट, करेक्ट ना. या अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्रॉफिट ही नहीं पता चल रहा है कितना है, अनेबल टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, तो उसका रिपोर्ट, ऐसा होता नहीं बट एग्जाम्पल रेयर केस में होगा. तो ये 5 चीज़ें डिस्क्लोज करना भी जरूरी है. In nutshell, if the financial of both subsidiary company and holding company do not coincide, the preceding year balance sheet and other statement of holding should be attached. वही है, लास्ट ईयर का भी देना है, इस साल का भी देना है. अपन ने कंपनी एक्ट में पढ़ा था शेड्यूल सेकंड चैप्टर में कि 2 साल का डेटा देना पड़ता है, वही दिया है. The information attached to balance sheet and holding company respect of the subsidiary company could not be more than 6 months. और ये जो एडिशनल डेटा आपको देना है बोला ऊपर, वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. बैलेंस शीट तो पूरा आएगा बट अदर जो इन्फॉर्मेशन है वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं चाहिए. तो अभी ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसका आपको चार्ट बनाना है कि लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ अ होल्डिंग कंपनी. चलो क्या क्या है, पहले आपको लिखना है डॉक्यूमेंट ऑफ सब्सिडरीज. तो सब्सिडरीज के कौन से डॉक्यूमेंट्स ये आपको लिखना है. बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट, देन स्टेटमेंट. स्टेटमेंट में क्या क्या चाहिए, एक्सटेंट ऑफ होल्डिंग,
मेंबर शेयर्स इन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, ये भी देना ज़रूरी है। Then if financial year of holding and subsidiary is different, है ना, मतलब फिनेंशियल ईयर होल्डिंग का अलग है और सब्सिडरी का अलग है, तो क्या करना पड़ेगा फिर? तो अभी ये डॉक्यूमेंट देने ही पड़ेंगे, यही है ना, ऊपर जो लिखे थे वही डॉक्यूमेंट। सो अब वो डॉक्यूमेंट्स ऑफ सब्सिडी फॉर द सेम फाइनेंशियल, तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए, सेम फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। Details of changes into financial year of holding and subsidiary. तो ये सब देना है, नहीं वैसे मत लिखो, इफ financial year of holding and subsidiary is same, अभी बराबर होगा। फाइनेंशियल ईयर अगर सेम है तो क्या होगा, तो फिर लिख दो ये दोनों, holding company's interest in subsidiary company and holding company interest in subsidiary company then changes in बैलेंस शीट फॉर 2 फाइनेंशियल ईयर, मतलब लास्ट ईयर एंड इस साल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अच्छा, चेंजेस कौन से, यहाँ पे आपको लिखना है, कौन से चेंजेस लिख दो यहाँ पे। फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, मनी लेंड बाय इट, बोरोड बाय इट,
किसका लिखना है? सब्सिडरी का। सब्सिडरी के फिक्स एसेट, सब्सिडरी का इन्वेस्टमेंट, सब्सिडरी ने कितना पैसा लेंड किया है, कितना बोरो किया है, करेक्ट ना। एंड अगर होल्डिंग कंपनी को पता नहीं चल रहा है कि सब्सिडरी ने एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट अर्न किया है, तो उसका रिपोर्ट। सब्सिडी कंपनी फिक्स एसेट, सब्सिडी कंपनी इंटरेस्ट, मनी लेंड बाय इट, अमाउंट बोरोड, एंड लास्ट मतलब बीओडी को क्या नहीं मिला, पता नहीं चलेगी कैपिटल प्रॉफिट है या रेवेन्यू प्रॉफिट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट्स ऑन कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने वाला है। ऐसे आपको चार्ट्स बनाएंगे तो अपना काम इजी हो जाएगा, लिख लो। चलो अभी अपन आते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंस। व्हाट इज कंसोलिडेटेड? कंबाइन होल्डिंग और सब्सिडरी का कंबाइन बैलेंस शीट बनेगा। कंसोलिडेटेड फाइनेंस स्टेटमेंट मीन्स द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी इन अ सिंगल फॉर्मेट। तो उसके लिए AS21 है, आप उसको लर्न कर रहे हैं, MCQ में आएगा, अच्छे से लर्न करना है, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी, क्योंकि कभी कभी सब्सिडरी कंपनी फॉरेन कंपनीज भी होती है और उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थोड़े क्या है तो अलग होते हैं, तो ये फिर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। द मेन पर्पज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द पोजीशन एंड प्रॉफिट लॉस ऑफ द होल्डिंग कंपनी ग्रुप। ठीक है, चलो ना। अभी इसको कुछ लिमिटेशंस देखो क्या है। ऑल द सब्सिडरी कंपनी मे नॉट कैरी सेम टाइप ऑफ बिजनेस as their activities differ from each other, the information combined together in single format may result in confusion and alternative। करेक्ट है कि दोनों कंपनी का बिजनेस ही अलग है, तो उसको हम कैसे करेंगे कंबाइन कंसोलिडेटेड, बहुत मुश्किल है। देन डेटा गॉट फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी may not be relevant in combined form. Further, to arrive at a common figure, some fact may be suppressed. In such situation, a consolidated finance statement may not reflect true and fair view। मतलब कंसोलिडेशन तभी करना ज़्यादा पावरफुल होगा जब बिजनेस सेम है। अगर बिजनेस अलग अलग है तो वो जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनेंगे वो मिसलीडिंग होंगे, विल नॉट बी एबल टू एनालाइज एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। इन्वेस्टर को पता नहीं चलेगा कि इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, क्योंकि पूरा डेटा अलग अलग है, दो बिजनेस ही अलग अलग है। बस मैंने 60% शेयर्स खरीदे इसलिए मैं होल्डिंग सब्सिडरी बनाऊँ, हमारा बिजनेस सेम नहीं है, तो ये दिक्कत आ सकती है। मतलब जो डेटा रिलेवेंट होगा वो सेम, मतलब क्या वो, और ऐसे भी हो सकता है कि कुछ डेटा कंबाइन फॉर्म में रिलेवेंट नहीं है, वो अलग अलग ही रिलेवेंट है, क्योंकि दोनों के अगर बिजनेस अलग अलग है तो डेटा कंबाइन करना बेवकूफ़ी होगी। तो ये दो इसमें चैलेंजेस है, तो ये लर्न करना। क्या दो चैलेंजेस है, लिमिटेशंस क्या है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के? पहला, अगर वो बिजनेस सेम तरह का कैरी नहीं कर रहे तो मुश्किल हो जाएगा। एंड सेकेंड, कुछ डेटा अलग अलग पढ़ना ही बेटर रहता है, कंसोलिडेशन में पढ़ना बेटर नहीं होता है। चलो, तो यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया है, कंटेंट एंड द फॉर्मेट ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, सेक्शन 129 ये लर्न करो, क्लॉज 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। मैंडेटेड कंपनीज हैविंग वन और मोर सब्सिडीज टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है,
It shall also attach along with financial statements a separate statement containing the features of financial statements. Highlight करो. Of subsidiary in prescribed form. हाँ मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कंसोलिडेट होंगे, प्लस एक स्टेटमेंट उनको अटैच करना है रिगार्डिंग व्हाट, फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सब्सिडरी, या मोर देन वन है तो उसके फीचर्स आपको अटैच करना है. Consolidated financial statements are intended to show the financial position of a group as a whole by showing the economic resource controlled by them, by presenting the obligation of the group and the result the group activities with these resources. The Schedule 3 of the Companies Act provides certain instruction for the preparation of consolidated financial statement. The Schedule 3 of Companies Act provides certain general instruction for the preparation of consolidated financial statement. हाँ तो वो दिया है, तो यहाँ पे बाकी कुछ नहीं है, फिनेंशियल पोजीशन दिखाना ज़रूरी है. ठीक है, ये अपन ने पढ़ा ही है. चलो नाउ अभी देखते हैं क्या गाइडलाइंस है. अकॉर्डिंगली व्हेन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, द कंपनी शैल म्यूटेंटिस फॉलो रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3. मतलब अपन ने शेड्यूल 3 में जो पढ़ा है वो इनके लिए भी अप्लाई होगा. म्यूटेंटिस का मतलब क्या, एज इट इज, जो अपन ने कंपनी एक्ट अपन ने चैप्टर 2 में जो पढ़ा था उनके लिए भी अप्लाई होगा. मतलब उसका फॉर्मेट वगैरह सेम रहेगा, बस बाकी कुछ भी नहीं दिया है. बस एक्स्ट्रा क्या क्या दिखाना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का प्रॉफिट लॉस. हु आर द माइनॉरिटी, अपन ने अभी देखा था कि अगर मैंने 60% शेयर्स एक्वायर्ड किया है तो उनके पास 40% रहेंगे, तो उनका प्रॉफिट लॉस कितना वो दिखाना है अलग से, एंड उनको बैलेंस शीट में अलग से ऐसे दिखाना है. माइनॉरिटी लायबिलिटी में आएगा ना माइनॉरिटी इंटरेस्ट, क्योंकि इतना पैसा आपने उनको देना है तो वो लायबिलिटी में दिखाना है उनको अलग से, इक्विटी के नीचे. ठीक है, तो उनका प्रॉफिट लॉस दिखाना है और उनका स्टेक दिखाना है अपने को. चलो अभी देखो ये फॉर्मेट सेम ही है, बस यहाँ पे चेंज होगा, ये इतना ही फर्क है, बाकी फॉर्मेट सेम ही है, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने चैप्टर 2 में ऑलरेडी पढ़ा है. शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, उसमें जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, एड रिजर्व फ्रॉम एक्विजिशन, सरप्लस, सरप्लस ऑफ होल्डिंग कंपनी, करेक्ट ना. तो ये सब पहले होल्डिंग का ही दिखाना है. उसके बाद ऐड प्रॉफिट इन सब्सिडियरी कंपनी, लेस अनरेस्ट प्रॉफिट में पता तो क्या है अनरेस्ट प्रॉफिट. देन नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, देन नॉन करंट लायबिलिटी होल्डिंग के और सब्सिडियरी के, ये कंबाइन होंगे. सी अभी देखो जरा ध्यान दो, अभी इसमें आपका कंफ्यूजन होगा. सब्सिडियरी का बैलेंस शीट होल्डिंग में जब मर्ज होगा ना, तो होल्डिंग ने सब्सिडियरी के 60% शेयर्स लिए हैं, तो ये होल्डिंग के यहीं पे ऐड हो जाएंगे. जो बचे 40% है वो यहाँ पे आएंगे माइनॉरिटी में, इसलिए यहाँ पे आपको सब्सिडियरी का कुछ भी नहीं दिखेगा रिगार्डिंग शेयर कैपिटल, क्योंकि 60% तो होल्डिंग में मर्ज हो गया है. जो बचा हुआ 40 वो माइनॉरिटी का यहाँ पे दिखाया जाएगा. करेक्ट ना. ठीक है, देन करंट लायबिलिटी सबके दोनों के आएंगे, अभी बस फॉर्मेट एक रहेगा, हर बार दोनों के आएंगे. नॉन करंट एसेट सेम, होल्डिंग सब्सिडियरी, पूरा फॉर्मेट सेम, बट एक के नहीं, मतलब फॉर्मेट वही फॉलो करना है, लिखते समय मर्ज करके लिखना है. लिखते समय क्या करना है, मर्ज. तो ये मेरे को ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस खाली ध्यान कहाँ पे दो, यहाँ पे. करेक्ट ना, यहाँ पे दो कि ये सब पूरा. अच्छा अभी जो आपने 60% शेयर्स लिए हैं वो इसमें ही ऐड हो जाएंगे. वो कहाँ पे आएंगे बताओ, होल्डिंग कंपनी ने जो सब्सिडी के शेयर्स लिए हैं वो कहाँ पे आएंगे, ये यहाँ पे आएंगे. नहीं, यहाँ पे कौन से आएंगे, एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडी कंपनी. तो होल्डिंग कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट किया अदर देन सब्सिडी से, सब्सिडी का वो अभी इन्वेस्टमेंट नहीं, उन्होंने वो स्टेक ही लिया है,
तो वो कहाँ पे मर्ज होगा मैं आपको बता दूंगा। अभी अब मैं आपको 1 मिनट में नहीं बता सकता हूँ कि होल्डिंग कंपनी ने जो सब्सिडी के शेयर्स लिए है उसका बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे होगा, ये मैं आपको ओरली नहीं बताऊंगा, आपको समझेगा नहीं, मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते से बता दूंगा। तो अभी वो पार्ट पेंडिंग है कि जब मैं सब्सिडी के कंपनी खरीदूंगा, मतलब 60% शेयर्स लूंगा, तो वो कैसे दिखेगा, बस उतना पार्ट शेयर कैपिटल का बाकी है, बाकी तो सब अलग अलग लिखना है। चलो अभी एक देखो क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड एंड सब्सिडरी एस लिमिटेड। तो मतलब होल्डिंग, ये होल्डिंग कंपनी है और ये सब्सिडरी है, ये अलग अलग डेटा दिया है। शेयर कैपिटल 5 लाख 2 लाख, लायबिलिटी 1,25,000, एसेट 4 लाख 2,25,000। देखो ये यहाँ पे दिया है, तो ये यहाँ पे पहले लिखा जाएगा कि होल्डिंग कंपनी ने जो सब्सिडी में इन्वेस्ट किया वो यहाँ पे लिखा जाएगा, एंड बाद में ये इन्वेस्टमेंट एडजस्ट किया जाएगा। एडजस्ट करने के बाद या तो ये गुडविल में रिफ्लेक्ट होगा या तो कैपिटल रिजर्व में रिफ्लेक्ट होगा। ये उसका आंसर है। क्या ध्यान में रखना है, होल्डिंग कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट्स किए सब्सिडरी में, सबसे पहले वो होल्डिंग कंपनी के एसेट में दिखाया जाएगा, एंड बाद में जब उसका कंसोलिडेशन होगा तो वो या तो वो गुडविल में एडजस्ट होगा या तो कैपिटल रिजर्व। अगर अपन ने उनको ज़्यादा पैसा दिया है तो गुडविल, कम पैसा दिया तो कैपिटल रिजर्व। सो दिस आई विल एक्सप्लेन बाय वे ऑफ एडजस्टमेंट। तो ये जब अपन पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, ये ऑलरेडी करके दिया है, ये इन्वेस्टमेंट दिया है, तो ये सॉल्व करते समय अपने को उसका गुडविल या कैपिटल रिजर्व में वो एडजस्ट होगा, इतना ध्यान में रखना। देखो सॉल्यूशन, बैलेंस शीट रिवील दैट द एच लिमिटेड ओन होल एंटायर कैपिटल है, पूरा कैपिटल उनके पास है। कैसे पता चला, देखो यहाँ पे सब्सिडरी के 2 लाख शेयर्स है, 2 लाख रुपए के हैं, और आपने भी 2 लाख रुपए एक्वायर किया है, मतलब दिस इज 100% सब्सिडरी। एच एंड एच जो है इट्स अ होली ओन सब्सिडरी। द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड रिवील दैट द इन्वेस्टमेंट ऑफ एच इक्वल, ये मैंने बता दिया है। दिस टू अमाउंट रिप्रेजेंट द सेम ट्रांजैक्शन बट डिफरेंट नेचर। ठीक है, चलो देखो कैसे होगा कंसोलिडेट। फिर देखो पहले आपने शेयर कैपिटल तो 5 लाख ही रहेगा, मैंने कहा था वो नीचे दिखेगा। सन्ड्री लायबिलिटी, अभी देखो शेयर कैपिटल 5 लाख दिखेगा, लायबिलिटी आपने 1 लाख और उनके 25,000, ये भी जम गया, 6-25 हो गया। नाउ अभी देखो एसेट्स कितने हैं, ये एसेट पहले दिखेंगे 4 लाख और 2,25,000, खत्म। और वो बराबर एडजस्ट हो जाएगा। कैसे, जब भी कंसोलिडेशन होगा ये यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा, और इसका जो डिफरेंस है वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व में आएगा। बड़ी एग्जैक्टली मैच है, इसलिए इस क्वेश्चन में ना गुडविल आएगा ना कैपिटल रिजर्व आएगा। उनके शेयर्स कम हो जाएंगे, उनके इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगे, ये दोनों मर्ज हो जाएगा। कंसोलिडेट करेंगे तब, अलग अलग रहेंगे तो दिखेगा, पर कंसोलिडेशन में क्या है, आप और मैं एक ही है ना, तो मैं दोनों कैसे दिखा सकता हूँ कि तुम्हारा पैसा मेरा है, मेरा पैसा मैंने जो दिया। जब अलग अलग होगा तो ऐसे दिखेगा, जब कंसोलिडेट होगा तो मैंने आपकी कंपनी को खरीदा है तो मैं आपको अलग से दिखाऊंगा नहीं, आपके शेयर्स मेरे हो गए और वो जो मेरा इन्वेस्टमेंट था वो भी हट जाएगा, तो ये दोनों जगह से हट जाएगा और बचा हुआ सब कंसोलिडेट हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें अगर डिफरेंस है जो अपन आगे पढ़ेंगे तो फिर वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व में आपको दिखाना पड़ेगा। सो बस इतना आपको ये एडजस्टमेंट में आपको ओरली नहीं बता सकता हूँ, ये रिटर्न करके बताऊंगा, बाकी तो एज इट इज मर्ज होगा। नाउ माइनॉरिटी इंटरेस्ट बहुत ही बड़ा एडजस्टमेंट है। अभी माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आप देखिए, वो कैसे दिखाना है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब अपन ने जो ऊपर पढ़ा है उसके हिसाब से सब्सिडी कंपनी के जो भी शेयर्स एक्वायर्ड नहीं हुए, सब्सिडी कंपनी के जो भी शेयर्स होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर्ड नहीं किए उसको बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। एज पर एस 21 द माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज दैट पार्ट ऑफ नेट रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन and of the net assets of subsidiary attributable to interests which are not owned directly, indirectly through subsidiary or subsidiaries or by the parent. Correct ना? Minor interest that part of net result of operation, हाँ मतलब क्या है, हाँ ये वो पार्ट है जो अपन ने ओन नहीं किया है। करेक्ट ना? अच्छा, इसमें हर साल एडजस्टमेंट्स क्या होंगे, पहले उनका शेयर्स तो अलग दिखेंगे, हर साल जो भी प्रॉफिट होगा वो भी 60-40 डिवाइड करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर वो भी उनको देना पड़ेगा, तो वो सब करने पड़ेंगे एडजस्टमेंट्स।
ये मत पढ़ो। हाँ अभी देखो, अभी ये आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ये बहुत बड़ा एडजस्टमेंट है, बट एमसीक्यू में मेरे हिसाब से थ्योरेटिकल लेवल पे आएगा कि जब भी मैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालूंगा क्या क्या आएगा। पहला स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो कैपिटल जो होल्डिंग ने एक्वायर्ड नहीं किया है, पेड वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इंक्लूडिंग बोनस शेयर्स हेल्ड बाय माइनॉरिटी जो होल्डिंग ने एक्वायर्ड नहीं किया, ये सिंपल था। जो प्रेफरेंशियल उनके पास है वो भी रहेंगे, ठीक है। जो प्रॉफिट लॉस हुआ इस साल का, फिर कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, एसेट बेच के प्रॉफिट लॉस हुआ है या बिजनेस करके प्रॉफिट लॉस हुआ है, वो भी 60-40 में स्प्लिट होगा, तो उनका 40% ऐड होगा। देन शेयर ऑफ माइनॉरिटी इन रेवेन्यू रिजर्व, हाँ सब्सिडी के जो रिजर्व्स क्रिएट किए हैं वो भी जाएंगे ना होल्डिंग को 60-40 में, तो वो रिजर्व में उनका शेयर कितना है। देन शेयर्स ऑफ माइनॉरिटी इन द प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ द सब्सिडरी, हाँ मतलब जो प्रेफरेंस शेयर्स है उसमें से कुछ उनके पास रहेंगे तो उनको डिविडेंड मिलेगा, तो वो शेयर्स ऑफ माइनॉरिटी इन द प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ सब्सिडी, ऊपर जो है वो कैपिटल है, ऊपर प्रेफरेंस शेयर्स का कैपिटल का वैल्यू आएगा, यहाँ पे उनको जो मिलने वाला डिविडेंड है ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वेदर डिविडेंड डिक्लेयर्ड और नॉट, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा, तो डिविडेंड में जो शेयर्स है मतलब सब्सिडी कंपनी के पास जो प्रेफरेंस शेयर्स है उनको जो उनके रेशियो का जो डिविडेंड मिलना चाहिए वो भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी उनको देना ही है ना, आप डिक्लेयर करो या मत करो एट द एंड ऑफ द ईयर वो तो देना ही है, तो वो भी दिखाओ। एंड इक्विटी डिविडेंड अगर कुछ डिक्लेयर किया उन्होंने अलग से सब्सिडी कंपनी ने, तो होल्डिंग में जब होगा कंसोलिडेशन तो होल्डिंग के हिसाब से वो भी सब्सिडी को देना है। तो दिस इज द सिंपल वर्ड्स, डिविडेंड इन प्रेफरेंस एंड डिविडेंड इक्विटी, ऊपर कैपिटल था, तो ये सब चीज़ें ऐड करके बनेगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, माइनॉरिटी का इक्विटी, माइनॉरिटी का प्रेफरेंस, लॉजिकल था। इस साल में जो भी कैपिटल या रेवेन्यू प्रॉफिट हुआ है सब्सिडरी को, उसमें से उनका स्टेक, उनका माइनॉरिटी का इंटरेस्ट, ये भी सिंपल था। जो रिजर्व्स क्रिएट हुए उसमें उनका इंटरेस्ट वो भी था। एंड लास्ट में तक क्या था, जो भी उनके पास शेयर्स है बचे हुए या डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स है या इक्विटी है उसमें उनका कितना था वो भी था। तो ये सब मिला के क्या बनेगा, माइनॉरिटी बनेगा। अच्छा ये दिखाना कहाँ पे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंटेड एज अ सेपरेट आइटम आफ्टर द हेड शेयर होल्डर फंड बट बिफोर द शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये अपने फॉर्मेट पढ़ा था, उसमें दिया था माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो पहले पार्ट में उसको दिखाना है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न करना, अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच&एस लिमिटेड। शेयर कैपिटल दिया है, लायबिलिटीज दिए हैं, सन्ड्री एसेट, इन्वेस्टमेंट देखो, आप भी देखो पूरा एक्वायर्ड नहीं किया है। सब्सिडी का शेयर कैपिटल 3 लाख है, अपन ने कितना एक किया, 24,000 शेयर्स अपन ने लिए हैं 10 रुपए से, और है 30,000, मतलब 6,000 शेयर्स अभी भी उनके पास है, मतलब ये 100% सब्सिडी नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे नाउ, तो अभी ध्यान से सुनना, ये बहुत, जितने अपने शेयर्स एक्वायर किए, कितने एक्वायर किए, 80% एक्वायर किए, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग स्टेक। तो जो आगे जाके जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो उसी रेशियो में डिवाइड होगा। सो दिस रेशियो इज वेरी क्रिटिकल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो होल्डिंग ने सब्सिडरी के अगर 80% ही शेयर्स लिए, 3 लाख में से 240, 80% हो गया ना, 8 3 24, हाँ 80% स्टेक लिया है, तो सभी चीज़ें 80% होल्डिंग करेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20% रहेगा। तो नया वर्ड में लेना है कंट्रोलिंग स्टेक, इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग स्टेक। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना हो गया, 20%। तो देखो ये आ गया 80%, इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग स्टेक, एंड माइनॉरिटी का स्टेक हो गया 20%। मतलब 3 लाख में उनका शेयर्स कितना हो गया, अभी 60,000 हो गया 3 लाख में से। देखो तो अभी दो तरह से निकालेंगे, इसको दिखाएंगे सेपरेट दिखाओ अंडर माइनॉरिटी इंटरेस्ट और अलॉन्ग विद द शेयर कैपिटल, आप जैसे वैसे दिखा सकते हैं। तो देखो कैसे बनेगा बैलेंस शीट। अभी देखो कंसोलिडेशन में ये तो नहीं आएगा, ये 5 लाख आएगा और ये 160 आएगा, मैं बता दूँ आपको। तो ये 5 लाख आएगा, करेक्ट ना,
माइनॉरिटी देखो 60,000 अलग से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा सर 240 कहाँ पे एडजस्ट होंगे, फिर मैंने कहा ना 240 का अपन एडजस्टमेंट करेंगे, वो अपने बैलेंस शीट में या तो गुडविल या तो कैपिटल रिजर्व के हिसाब से आएंगे या कुछ भी नहीं आएगा। तो 240 का एडजस्टमेंट होगा, बट मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। पहले वो 60,000 तो दिखाने पड़ेंगे। अदर लायबिलिटी दोनों के दिखा दिए, टोटल हो गया 720। एसेट्स दोनों के दिखा दिए 720 एंड प्रॉब्लम इज ओवर। ये बहुत सिंपल है, बट आपको एमसीक्यू हिसाब से इतना ही इनफ है। तो क्या क्या लर्न करना है आपको। पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें जो अपन ने कंसोलिडेशन किया था वो 100% था ओनली सब्सिडी, इसलिए वहाँ पे माइनॉरिटी दिखाई नहीं क्योंकि पूरा ही था, बट यहाँ पे पार्टली है तो बचा मैंने 60 दिखा दिया। एंड जितना आप शेयर्स लेंगे उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग स्टेक। तो आगे जाके जो भी प्रॉफिट होगा वो उसी रेशियो में डिवाइड होगा जो अपन आगे वर्किंग करेंगे। नाउ देखते हैं कि कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट कैसे बनेगा। While preparing consolidated P&L account of the holding company and subsidiary, the items appear in P&L account of the holding and subsidiary company have to be aggregated, but in doing so, following adjustments have to be made. हाँ, तो इसका आपको चार्ट बनाना है कि consolidated P&L account का चार्ट कैसे बनाना है। Transfer of goods between holding company and subsidiary company should be eliminated from the both purchase and sale। हाँ, मतलब होल्डिंग ने सब्सिडी कुछ बेचा था तो अभी दोनों कंपनी किए हुए, तो परचेस सेल एक जगह से हट जाएगा। Then stock reserve for unrealized profit in respect of intercompany transaction should be created by debiting। हाँ, मैंने आपको कुछ गुड्स भेजे थे, सुनो, मैंने आपको गुड्स भेजे थे बिफोर होल्डिंग, बिफोर दिस कंसोलिडेशन, जो आपके स्टॉक में पड़े हैं। मैं होल्डिंग ने सब्सिडी को या सब्सिडी ने होल्डिंग को कुछ गुड्स भेजे थे बिफोर दिस कंसोलिडेशन टेक्स प्लेस। तो देखो अभी मैंने आपको पहले गुड्स बेचे थे, हम होल्डिंग अभी हुए, मैंने गुड्स आपको पहले बेचे थे, सिर्फ बाद में मैं गुड्स भेजूंगा नहीं ना, अपन तो एक ही है ना। हाँ, तो लॉजिकली मैंने आपको या आपने मेरे को जो गुड्स भेजे वो ये अपने एग्रीमेंट के पहले भेजे। अभी ऑब्वियसली उस समय अपन अलग अलग थे तो मैंने मेरा प्रॉफिट उसमें लगाया था, बट अभी अपन एक आने के बाद जो आपका प्रॉफिट है मेरा प्रॉफिट है, ये जो मेरा प्रॉफिट है वो आपका प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट अभी रियलाइज नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो जो इंटरकंपनी ट्रांजेक्शन है, तो ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कम करने के लिए स्टॉक जब कंसोलिडेट होगा दोनों का, तो ट्रेडिंग रेट में दोनों का स्टॉक कंबाइन दिखेगा, तो उसको कम करने के लिए P&L डेबिट करना पड़ेगा, तो वो एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देन जिस दिन कंसोलिडेशन हुआ, जिस दिन होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर्ड किए शेयर्स, देखो द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी कंपनी अराइजिंग बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बाय द होल्डिंग कंपनी that belongs to the holding company will be debited to the consolidated P&L account and credited to capital reserve account goodwill as the case may be। हाँ, देखो क्या लिखा है, द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी कंपनी अराइजिंग बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन। हाँ, मतलब सब्सिडी कंपनी का जो प्रॉफिट है, जिस दिन शेयर एक्वायर्ड की है उस दिन तक के प्रॉफिट को बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? कैपिटल प्रॉफिट। दैट बिलोंग्स टू होल्डिंग कंपनी। हाँ, जो अभी होल्डिंग कंपनी का होगा क्योंकि उस दिन उन्होंने एक्वायर्ड किया, सो दैट विल बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट। हाँ, वो P&L अकाउंट में डेबिट होगा एंड वो क्रेडिट होगा या तो कैपिटल रिजर्व या तो गुडविल। ये अपन करेंगे एडजस्टमेंट। मैंने जो कहा था ना कि मैंने जो इन्वेस्ट किया है सब्सिडी कंपनी में, वो इन्वेस्टमेंट का एक एडजस्टमेंट होता है। अगर मैंने उनको कॉस्ट से ज़्यादा दिया है तो फिर वो गुडविल दिखेगा, कॉस्ट से कम किया है तो वो कैपिटल रिजर्व में आएगा। तो देखो क्या क्या, जरा समझो आप ये कैसे होगा एडजस्टमेंट। जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में था ना, मैंने सब्सिडी के में 2,40,000 इन्वेस्ट किया। अच्छा, वो 2,40,000 इन्वेस्ट करके मेरे को क्या क्या मिला बताओ? शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट एंड शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट, प्लस मेरे को सब्सिडी कंपनी के शेयर्स मिले। मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने जब सब्सिडी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया मेरे को सब्सिडी की 3 चीज़ें मिली। होल्डिंग कंपनी ने इन्वेस्ट किया सब्सिडी में फॉर सर्टेन अमाउंट, वो अमाउंट के अगेंस्ट मेरे को 3 बेनिफिट मिले। एक, शेयर्स ऑफ सब्सिडरी, शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट, शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट। 3 चीज़ें मिली, शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट, करेक्ट ना? उस दिन तक का मेरे को रेवेन्यू प्रॉफिट मिलेगा। हाँ, तो भी लॉजिकली हुआ क्या, देखो लेट से मैंने 20 लाख रुपए दिए और ये तीनों मिलके 18 लाख रुपए आ रहा है। मैंने इन्वेस्ट 20 लाख किया, मेरे को जो उसके अगर रिटर्न मिले वो 18 लाख आ रहे हैं, तो मैंने 2 लाख एक्स्ट्रा दिया है, तो ये 2 लाख गुडविल होगा। एंड अगर मैंने 22 लाख दिया है तो ये 2 लाख रुपए कैपिटल रिजर्व होगा, वो वहाँ पे लिखा है। तो ये मैं आपको वर्किंग करके दिखाने वाला हूँ। अभी मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ, तो ये प्रॉफिट लॉस भी एडजस्ट करना पड़ेगा अपने को। तो मैंने इन्वेस्ट किया 20 लाख,
तो मेरे को जो बेनिफिट्स मिले, मेरे को क्या क्या बेनिफिट्स मिले, मेरे को उस कंपनी के शेयर्स मिले, उसका फेस वैल्यू उस दिन तक का, जिस दिन अपन ने एक्विजिशन किया उस दिन का शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट मिला, उस दिन का शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट मिला। तो यहाँ पे मैं करूँगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, दिस इज माई कॉस्ट एंड दीज आर माई बेनिफिट्स। सो इफ बेनिफिट्स आर मोर, इफ कॉस्ट इज मोर, तो मैंने एक्स्ट्रा दिया है, तो 18 लाख के बेनिफिट्स मिले, मैंने 20 लाख दिया है, सो 2 लाख इज पेड फॉर देयर गुडविल। एंड अगर मेरे को इन्वेस्ट किया 20 लाख पर मेरे को 22 लाख का फायदा हो, मतलब मेरे को 2 लाख एक्स्ट्रा मिला है, तो उसको माना जाएगा कैपिटल रिजर्व। तो वो यहाँ पे दिया है। एंड लॉस हो गया तो, उल्टा एंट्री होगा, प्रॉफिट होगा तो P&L क्रेडिट होगा, लॉस होगा तो P&L डेबिट होगा। द प्रॉफिट लॉस बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर, वो भी माइनॉरिटी में, जैसे सब्सिडी का जो भी प्रॉफिट होगा वो अपने को हुआ तो अपन ऐड करेंगे, तो वैसे सब्सिडी के शेयर्स में भी ऐड करेंगे। लॉस हुआ तो अपने प्रॉफिट से माइनस होगा, उनके प्रॉफिट से माइनस होगा, तो वही दिया, ये सेम ही है। डिविडेंड दोनों तरफ से एलिमिनेट करने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों एक ही हो गए ना। सब्सिडी कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो आपको मिलेगा, बट आप अपन तो एक ही है ना, तो उसको भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये सब कहाँ पे करना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सब्सिडी का तो अलग बनेगा, उसमें कुछ नहीं होगा। कंसोलिडेटेड जब करेंगे ना तो अपन एक ही बनाएंगे बैलेंस शीट, बैंक अकाउंट भी एक बनेगा, सब कुछ कंबाइन होगा ना, तो डिविडेंड क्या मिलेगा, महीने मेरे को दिया ऐसा दिखेगा। Care should be taken to see that both the companies passes entries for interest accrued and outstanding on the debenture of the subsidiary company held by the holding company। मतलब क्या है, हाँ, होल्डिंग कंपनी या सब्सिडी कंपनी, उन्होंने अगर एक दूसरे के डिबेंचर्स हेल्ड किए है तो उसका एक्रूड इंटरेस्ट का जर्नल एंट्री मारना पड़ेगा। हाँ, लेकिन बाद में जितने डिबेंचर्स, मतलब पहले कंसोलिडेशन के पहले एंट्री होगा, कंसोलिडेशन होने के बाद जितने डिबेंचर्स, जितने लेवल का कंसोलिडेशन हुआ है 60%, 50%, देखो वही दिया है। द डिबेंचर इंटरेस्ट शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू द डिबेंचर हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी। तो सब्सिडी में, सब्सिडी के जितने डिबेंचर इशू हुए उसमें अगर मेरे 20% डिबेंचर्स है तो अभी वो कंसोलिडेशन में हम दोनों एक ही हो गए ना, तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। इफ द सब्सिडी कंपनी हैज पास द एंट्री फॉर प्रपोज डिविडेंड, उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, एंड द होल्डिंग कंपनी हैज टेकन द क्रेडिट फॉर हिज शेयर्स ऑफ द डिविडेंड, द होल्डिंग कंपनी शेयर शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम बोथ साइड्स। एंड उसको अगर होल्डिंग कंपनी ने ऐसे इनकम दिखा दिया है तो वो भी दोनों तरफ से क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। जो कंसोलिडेटेड P&L आएगा उसमें दोनों के प्रॉफिट ऐड होंगे, तो उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अभी ये जो एडजस्टमेंट है मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, जैसे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। However, if the holding company has not passed the entry for proposed dividend of the subsidiary company, the debit in respect of proposed dividend should be reduced by the holding company's share in such proposed dividend, and obviously the liability in respect of proposed dividend in consolidated financial statement should also be reduced। मतलब क्या है, देखो अभी ऊपर का पॉइंट क्या बोलता है, if the subsidiary company has passed entry for proposed dividend, कंपनी ने proposed dividend दिया है, and the holding company has taken credit, होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट है तो उन्होंने उसको इनकम माना है, करेक्ट ना, देन होल्डिंग कंपनी शेयर शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट। मतलब P&L दोनों जगह से एलिमिनेट करना पड़ेगा, मतलब दोनों जगह से कैसे, अरे पहले आपने इनकम दिखाया ना, कहाँ पे इनकम दिखाया, होल्डिंग कंपनी के P&L में क्रेडिट दिख रहा है तो वहाँ से हटाना पड़ेगा। एंड सब्सिडी के लिए वो खर्चा है, वो खर्चा उन्होंने P&L डेबिट में दिखाया है, बट अभी वो टू द एक्सटेंट ऑफ इट इज गिवन टू शेयर होल्डर होल्डिंग, वो भी नहीं रहेगा, दोनों एक ही हो गए, तो दोनों तरफ से हटेगा। सब्सिडी के लिए वो खर्चा है तो P&L डेबिट में दिखा लेगा, वहाँ से हटा रहेगा। एंड होल्डिंग ने ऑलरेडी क्रेडिट लिया है, होल्डिंग ने ऑलरेडी क्रेडिट लिया, मतलब होल्डिंग ने उनके P&L के क्रेडिट में दिखाया है तो वहाँ से भी हटाना पड़ेगा। तो एक के लिए खर्चा है, एक ने P&L डेबिट में दिखा है, एक ने P&L क्रेडिट में अगर दिखा है तो दोनों तरफ से हटेगा। एंड रिकॉर्डिंग नहीं किया तो, अगर होल्डिंग कंपनी ने एंट्री नहीं किया तो क्या करना पड़ेगा बताओ फिर, तो फिर खाली डेबिट इफेक्ट देना पड़ेगा ना, तो सब्सिडी कंपनी डेबिट से कम होगा और लायबिलिटी भी कम होगा, क्योंकि उतना सब्सिडी को देने की जरूरत नहीं है, वही दिया है। तो सब्सिडी कंपनी ने जो P&L में टोटल डिविडेंड डेबिट किया है
उसमें से खाली होल्डिंग का डिविडेंड हटाओ और यहाँ पे लायबिलिटी में से कम कर दो बैलेंस शीट में से। इफ देयर आर प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर इन एरियर्स, द एरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स हेल्ड बाय माइनॉरिटी शेयर होल्डर should be debited to the consolidated P&L account and credited to minority interest account। क्या लिखा देखो, if the profits and dividend on cumulative preference shares are in arrears, मतलब the arrears of dividend on preference shares held by minority should be debited to, वही है ना कि वही दिया, अभी प्रेफरेंस का दिया, प्रेफरेंस को डिविडेंड देना है, तो माइनॉरिटी के बाद जो प्रेफरेंस शेयर्स है, करेक्ट ना, तो उनको होल्डिंग को डिविडेंड देना है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये एरियर्स है, एरियर्स का मतलब क्या, ऑलरेडी हटाएंगे कब, बाद में, लेकिन जिस दिन एक्विजिशन हुआ उस दिन अगर ड्यू है तो फिर वो दिखाना पड़ेगा ना, तो फिर वो एक का खर्चा माना जाएगा एंड माइनॉरिटी के इसमें वो ऐड किया जाएगा, क्योंकि बिफोर एक्विजिशन है। आफ्टर एक्विजिशन है तो फिर वो नहीं होगा, वो दोनों जगह से हटेगा, बट बिफोर एक्विजिशन है तो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, तो फिर अपने इनकम में, अपने इनकम से कम होगा, इसलिए P&L में डेबिट करना पड़ेगा एंड ये माइनॉरिटी को देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्विजिशन के समय का है। उसके पहले के तो सब एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे ना, हाँ, उसके पहले तो दो अलग अलग थे, तो वो दिखाना पड़ेगा, उसके बाद वो एक एडजस्ट होगा। इफ फिक्स एसेट्स ऑफ सब्सिडी कंपनी आर रिवैल्यूड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, हाँ अभी देखो एक्विजिशन करते समय एसेट का रिवैल्यूएशन हुआ है बाय द होल्डिंग कंपनी विदाउट एनी अल्टरेशन बुक वैल्यूज, बुक वैल्यू चेंज नहीं हुआ है। The excess or short depreciation should be adjusted by debiting crediting the consolidated P&L account, हाँ, एंड मतलब वही है, फिर उसमें भी जो प्रॉफिट लॉस हुआ है वो कंसोलिडेटेड को डेबिट क्रेडिट करना पड़ेगा एंड एसेट में एडजस्ट करना पड़ेगा। ये नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, ये फॉर्मेट वही है जो अपन ने पहले पढ़ा था, मतलब इसमें नया कुछ भी नहीं है। तो ये जो फॉर्मेट है जो आपने मैंने पढ़ा था वही है। ठीक है, चलो अभी इन एडिशन टू दिस ये भी दिखाना जरूरी है। देखो क्या है, इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट द फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज बाय वे ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आप काम करो, ये इतना पढ़ लो एंड फिर यहाँ से मैं अगले लेक्चर से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ तक का पूरा थ्योरी पढ़ लो, इंपॉर्टेंट चार्ट्स बनाओ एंड फिर अपन आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।